नमस्कार दोस्तों। आज हम एनसीईआरटी क्लास 6 की चैप्टर 2 आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। हम इससे पहले चैप्टर 1 पढ़ चुके हैं। ठीक है, हम उसे नेक्स्ट चैप्टर अध्याय 2 आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक ये चैप्टर हम शुरू करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको पहला चैप्टर आपको समझ में आया होगा। तो हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। तो चलो दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं। तुषार की रेल यात्रा। एक तुषार नाम का लड़का है। वो रेल यात्रा करते समय अपने कुछ विचार व्यक्त कर रहा है। तुषार अपने एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। रेल में उसे खिड़की वाली सीट मिल गई। वहाँ से वह बाहर का नज़ारा देखने में मग्न हो गया। तेज दौड़ती गाड़ी से उसने देखा कि पेड़ पौधे, घर, खेत खलिहान बड़ी तेजी से पीछे की ओर छूटते चले जा रहे थे। तभी उसके चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, पता है, लोगों ने मात्र 150 साल पहले इसे यात्रा करनी शुरू की थी। बस तो इसके कुछ दशक बाद आई। तुषार सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज रफ्तार वाली सवारियां नहीं थी तो क्या वे यात्रा ही नहीं करते थे? क्या वे अपनी सारी जिंदगी एक ही जगह पर बिताया करते थे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। आरंभिक मानव आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते रहते? तुषार कह रहा है कि हर बच्चे के मन में कई सवाल उठते हैं, तो वो एक सवाल के बाद दूसरा सवाल करने की कोशिश करता है कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। तो कह रहा है आखिर वे इधर उधर क्यों क्यों घूमते थे। हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप के 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्रह के नाम से जानते हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ और चिड़िया पकड़ते थे, फल फूल, दाने, पौधे, पत्तियाँ, अंडे इकट्ठा किया करते थे। आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। ऐसा करने के कई कारण थे। पहला कारण यह कि अगर वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधों, फलों, जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। इसलिए वो और भोजन की तलाश में इन्हें दूसरी जगहों पर जाना पड़ता था। दूसरा कारण यह है कि जानवर पहले शिकार के लिए, फिर हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते हैं। इसलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते होंगे। अगर इंसान एक ही जगह रहेगा तो उनके खाने पीने की सभी सामग्रियां समाप्त हो जाएंगी। इसलिए वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाया करते थे। तीसरा कारण यह कि पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं। इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे। और चौथा कारण यह है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवित रहना संभव ही नहीं होगा। और पानी झीलों, झरनों, नदियों में ही मिलता है। यद्यपि कई नदियों, झीलों का पानी कभी नहीं सूखता। कुछ झीलों, नदियों में पानी बारिश के बाद भी मिल जाता है। इसलिए ऐसी झीलों, नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता होगा। आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? पुरातत्वविदों को हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था। पुरातत्वविद जो खोज करता, किसी बारे में जानने की इच्छुक है, किसी चीज़ को गहराई से जानने वालों को पुरातत्वविद कहते हैं। तो कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्रह किया करते थे। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों, हड्डियों के औजार बनाए हों। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियाँ और मांस काटने और पेड़ों की छाल, जानवरों की खाल उतारने के लिए किया
जाता था। कुछ के साथ हड्डियों लकड़ियों की मुट्ठी लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। कुछ औजारों से लकड़ियाँ काटी जाती थी। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोंपड़ियाँ और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। जैसे अपने ये चित्र देख रहे हैं, इंसान पहले देखो कैसे औजार बनाया, मतलब अपने जीवन यापन के लिए इंसान को कैसे कैसे साधनों की जरूरत पड़ती होगी। पत्थर के औजार उपयोग बाएं, मतलब ये बाएं साइड इंसान खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता है, और दाएं जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को सीने के लिए किया जाता था। रहने की जगह निर्धारित करना, लाल त्रिकोण वाले स्थान वे पुरा स्थल, जिसे अपन मानचित्र में देखेंगे जितने भी लाल मतलब लाल जो मतलब वो कर रखे हैं त्रिकोण वाले स्थान, वो पुरा स्थल है जहाँ पर आखेटक खाद्य संग्रह के होने के प्रमाण मिले। इनके अलावा भी और कई स्थान आखेटक खाद्य संग्रह रहते थे। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान चिन्हित किए गए हैं। कई पुरा स्थल नदियों झीलों के किनारे पाए गए हैं। देखते हैं दोस्तों लाल त्रिकोण वाले स्थान जो पुरा स्थल कहलाते हैं। जो देखते हैं पुरा स्थल जैसे भीमबेटका नर्मदा नदी के पास, एक हुस्गी कृष्णा नदी के पास, कोरनूल की गुफाएं, जो लाल त्रिकोण वाले हैं उनको पुरा स्थल कहते हैं। और जैसे ब्लू कलर का नवपाषाणी पुलिस स्थल जैसे हलूर पेयमपल्ली, कोल्डी हवा, महागड़ा, दाउंजली। उसी तरह महापाषाणी पुरा स्थल जैसे महापाषाणी ब्रह्मगिरी, आदिचनलूर, ये संकेतक हैं। इसके माध्यम से हम जान सकते हैं कि कौन सी जगह पे कौन से स्थल पाए गए हैं। ठीक है। भीमबेटका आधुनिक मध्य प्रदेश, अभी हमने देखा भीमबेटका आधुनिक मध्य प्रदेश में, इस पुरा स्थल पर गुफाएं कंदराएं मिली हैं। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ इन्हें बारिश धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। ये गुफाएं नर्मदा घाटी के पास है, हमने अभी देखा था। ये गुफाएं आधुनिक नर्मदा घाटी के पास। क्या तुम बता सकते हो कि रहने के लिए लोगों ने ये जगह क्यों चुनी होगी? ये मतलब इमेजिन करवा रहा है कि लोग ऐसे क्यों रहते होंगे। ठीक है। चूंकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते रहते थे जहाँ अच्छे पत्थर मिल सके। मतलब अच्छे औजार बनाने की ज़्यादा कोशिश करते थे कि इससे भी बेहतर अपन कुछ बना सके और अपना जीवन यापन कर सके। शैल चित्र का इनसे हमें क्या पता चलता है? एक शैल चित्र, इस चित्र के बारे में बताओ। जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ ही दीवारों पर चित्र मिले हैं। इनमें कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिण उत्तर प्रदेश, जो हमने अभी भीमबेटका देखा था, इसके बारे में बताया जा रहा है कि उनमें से कुछ दीवारों पर चित्र में सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिण उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले चित्र। इनमें जंगली जानवरों की बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। जैसे देखो पुरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार बर्तन और इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में उन्हें वहीं छोड़ गए। ये जमीन के ऊपर अंदर कभी कभी समुद्र नदी के तल में भी पाए जाते हैं। इन पुरुष स्थलों के बारे में आपको अगले अध्याय में बताया जाएगा। आग की खोज। कुरनूल गुफा ढूंढो। कुरनूल अभी अपने ऊपर मानचित्र में देखे थे। कुरनूल गुफा, ये कुरनूल गुफा पुरा स्थल, पुरा पाषाणिक पुरा स्थल। राख के अवशेष, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कुरनूल गुफा में क्या पाया गया है? राख के अवशेष। इसका मतलब है कि आरंभी लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए, मतलब उजाले के लिए, मांस से भूनने के लिए, मतलब अपना भोजन पकाने के लिए, और खतरनाक जानवरों को दूर, मतलब
जितने भी खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए इस आग का प्रयोग किया जाने लगा था। नाम और तिथियाँ हमने पहले प्रश्न में मतलब पहले अध्याय में पढ़ा था, वही इसके बारे में बताया जा रहा है। नाम और तिथियाँ हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, पुरातत्वविदों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे। आरंभिक काल को पूरा पाषाणी काल, मतलब जो आरंभिक काल था उसको पूरा पाषाणी काल कहा जाता है। यह दो शब्दों पूरा यानी प्राचीन, पाषाण यानी पत्थर से बना है। यह नाम पुरास्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है। पूरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले, मतलब 20 लाख साल से 12,000 साल की बात की जा रही है। ठीक है, दौरान माना जाता है। इस काल को भी 3 भागों में विभाजित किया है, आरंभिक, मध्य और उत्तर पूरा पाषाणी। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान गठित हुई। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाणी कहते हैं। इसका समय लगभग 12,000 साल से पहले से लेकर 10,000 साल, मतलब पहले पूरा था 20 लाख से 12,000 और मध्य है 12,000 से 10,000 साल पहले तक माना गया है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर बहुत छोटे, मतलब जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया पाषाणों का आकार उसी तरह छोटा होता गया। इसे माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाणी कहा जाता है। प्राय इन औजारों से हड्डियों या लकड़ियों की मुट्ठी लगे हंसियाँ आदि जैसे औजार मिलते हैं। साथ साथ पूरा पाषाण युग वाले औजार भी इसी दौरान बनाए जाते रहे हैं। अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000, मतलब 20 लाख से 12,000, 12,000 से 10,000 से मतलब शुरुआत से लगभग 10,000 साल पहले से होती है। इसे नवपाषाण युग कहा जाता है। नवपाषाण का ये क्या मतलब होगा? हमने कुछ स्थानों के नाम दिए। अगले अध्याय में तुम्हें ऐसे नाम मिलेंगे। अक्सर हम पुराने स्थानों के लिए उन नामों का प्रयोग करते हैं जो आज प्रचलित हैं, क्योंकि हमें ज्ञात नहीं है कि उस काल में उनके नाम क्या रहे होंगे। बदलती जलवायु, जिस समय बीतता जाता है और इंसान का रहन सहन उसी जलवायु के अनुसार चेंज होता रहता है। ठीक है, लगभग 12 साल पहले की दुनिया में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी, मतलब मध्य पाषाणी काल। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी, गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते हैं। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आए और खाने पीने की आदतों, प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पाने की बात सोचने लगे हों। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई। खेती और पशुपालन की शुरुआत, इसी दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूँ, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे। मतलब इंसान ने पशुपालन के साथ साथ कृषि का भी महत्व बढ़ने लगा है। शायद महिलाओं, पुरुषों, बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। साथ ही वे यह भी सीखने लगे होंगे कि यह अनाज कहाँ उगते थे और कब पककर तैयार होते थे। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा। इस प्रकार धीरे धीरे वे कृषक बन गए होंगे। इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था, मतलब सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया गया। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय और सूअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नज़दीक आने को उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज़्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे। और इस तरह धीरे धीरे पशुपालक बन गए होंगे। बस क्या तुम बता सकती हो कि सबसे पहले कुत्तों को ही पालतू क्यों बनाया होगा? बसने की प्रक्रिया, लोगों द्वारा पौधे उगाने, जानवर की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया का नाम दिया जाता है। अपनाए गए ये पौधे जानवर अक्सर जंगली पौधों जानवरों से भिन्न होते हैं। इनकी वजह यह है कि बसने की प्रक्रिया दिशा में अपनाए गए पौधों
या जानवरों का लोग चयन करते हैं। उदाहरण के तौर पर लोग उन्हीं पौधों जानवरों का चयन करते हैं जिनके बीमार होने की संभावना कम हो। यही नहीं, लोग उन्हीं पौधों को चुनते हैं जिनसे बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते हैं, साथ ही जिनकी मजबूत डंठलें अनाज के पके दानों के भार को संभाल सके। ऐसे पौधों के बीजों को संभाल कर रखा जाता है ताकि फिर से उगाने के लिए उनके गुण सुरक्षित रह सकें। इन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता है जो आमतौर पर अहिंसक होते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों तथा पौधों से धीरे धीरे भिन्न होते गए। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते हैं। इन दांतों को देखो, इनमें से कौन सा जंगली सुअर का और कौन सा पालतू सुअर का। तो आप बता सकते हो कि क्योंकि पालतू होते हैं उनके छोटे थे और जो जंगली होते थे उनके बड़े होते थे। इन दांतों को देखो, इनमें कौन सा जंगली सुअर। तो आपने पहचान लिया हो कि बड़ा सुअर का है और छोटा पालतू का है। बसने की प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही। यह करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई। वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं वो इसी बसने की प्रक्रिया की वजह से है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूं तथा जौ आते हैं। उसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में कुत्ते के बाद भेड़ बकरी आते हैं। एक नवीन जीवन शैली अनाज के रूप में, बीज के रूप में, खाद्य के रूप में, उपहार के रूप में, भंडारण के रूप में। मतलब अनाज का रूप बताया गया कि अनाज के क्या क्या रूप होते हैं, मतलब इनका क्या क्या उपयोग होता है। एक नवीन जीवन शैली। तुम किसी पौधे के बीज को बोकर देखो, तुम पाओगे कि उसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। इनमें से कुछ दिन महीने फिर साल तक लग सकता है। इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा था। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूपों में बचाकर रखना आवश्यक था, इसलिए लोगों को उसके भंडारण की बात सोचनी पड़ी। बहुत से इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बर्तन बनाए, टोकरियाँ बुनी या फिर जमीन पर में गड्ढा खोदा। क्या तुम्हें लगता है कि शिकारी या भोजन संग्रह करने वाले बर्तन बनाते उनका प्रयोग करते होंगे? अपने जवाब का कारण बताओ। ये इमेजिन करवा रहा है कि शायद लोगों ने ऐसा क्यों किया होगा, किस लिए किया होगा। जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार। जानवर बच्चे देते हैं जिससे उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही है, साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त होता है जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है। भोजन के अतिरिक्त जानवरों से और क्या क्या मिल सकता है? आज जानवर का उपयोग किस लिए होता है? आओ आरंभिक कृषकों पशुपालकों के बारे में पता करें। देखो, क्या तुम्हें कई नीले वर्ग दिख रहे हैं? पता है, इनमें से प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है जहाँ पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालन। आप जान गए होंगे पुरातत्वविद, मतलब इतनी बार हम पढ़ चुके हैं कि पुरातत्व के बारे में आप जान चुके होंगे इसका मतलब क्या होता है। शुरुआती कृषकों पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं। ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में आधुनिक कश्मीर में, इम्पोर्टेंट दोस्तों, आधुनिक कश्मीर में और पूर्वी दक्षिणी भारत में पाए गए हैं। वास्तव में ये निजी स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थी, यहाँ नहीं। इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधों पशुओं की हड्डियों के नमूनों का अध्ययन करते हैं। इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज, इम्पोर्टेंट दोस्तों देखो, रोचक मतलब जले हुए अनाज के दानों का अवशेष हैं। ऐसा लगता है कि गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। वैज्ञानिक इन अनाज के दानों की पहचान कर सकते हैं। एक मिनट, वास्तव में निजी स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थी या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधों और पशुओं की हड्डियों के नमूनों का अध्ययन करते हैं। इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दानों का अवशेष हैं। ऐसे लगता है कि ये गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। वैज्ञानिक इन अनाज के दानों की पहचान कर सकते हैं।
इस तरह हमें पता चलता है कि इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होंगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों की भी पहचान कर सकते हैं। स्थायी जीवन की ओर पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोंपड़े और घरों के निशान मिले, जैसे कि बुरजोम कहाँ है? वर्तमान पाकिस्तान, बुरजोम कहाँ है? वर्तमान कश्मीर में। के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते, जिन्हें गर्तवास, जो मतलब गड्ढे के अंदर जो रहते थे उन स्थानों को क्या कहा गया? गर्तवास। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी, उससे ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। पुरातत्वविदों को झोंपड़े के अंदर और बाहर दोनों स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली है। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे, मतलब अपने हिसाब से वो रहते होंगे। एक गर्तवास का चित्र बनाओ। बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले हैं। इनमें से कई ऐसे जो पाषाणिक युग उपकरणों से भिन्न है, इसलिए उन्हें नवपाषाण युग का माना गया है। इनमें से औजार भी हैं जिनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पति से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता था। आज हजारों साल बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। अनेक घरों में आज भी ये चीज़ें मतलब मिल सकती है, क्योंकि हर घर में कोई ना कोई मसाला कूटने, मतलब सब्जी बनाते हैं या कुछ चाय बनाते हैं या कुछ भी बनाते हैं, उसको कूटने के लिए अपने को ओखली की ज़रूरत होती है। तो ये आज भी मौजूद है, इसलिए किया जाए। उसी तरह प्राचीन प्रस्तर युगीय औजारों का निर्माण प्रयोग लगातार होता रहता है। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। देखो दोस्तों, ये उपकरण है, ठीक है। नवपाषाण युग के पुरातत्व से कई प्रकार मिट्टी के बर्तन, ये जो दिख रहा है आपको, ये मिट्टी का बर्तन। क्या तुम कल्पना कर सकती हो कि इस पात्र में क्या रखा होगा? ये इमेजिन करवा रहा है कि लोग पहले इस बर्तन का क्या उपयोग करते होंगे। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था। बर्तनों का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। चावल, गेहूँ, दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे, मतलब इन सब के साथ साथ ये कपड़े बुनना भी सीख रहे थे। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जा सकते। क्या ये परिवर्तन हर जगह एक ही साथ ही आ गए होंगे? ऐसी बात नहीं है। एक तरफ जहाँ कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार, भोजन संग्रह करने का काम करते थे, वहीं अन्य लोगों ने हजारों सालों के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे। जरूरी नहीं है कि सभी एक काम हो, लेकिन अपने हिसाब से सभी अपना अपना काम करते थे। ये देखो दोस्तों, मेहरगढ़ का एक चित्र, शायद ऐसे मेहरगढ़ का घर का चित्र। मेहरगढ़ के घर शायद ऐसे दिखते हैं जो तुम आज जिस घर में रहते हो उसके साथ इस घर की क्या समानता है। तो इमेजिन करवा रहे हैं कि लोग पहले ऐसे मतलब ऐसे बनाते होंगे, तो ये समानता की ओर ले जा रहा है कि आज शायद कुछ समानता मिलती होगी। सूक्ष्म निरीक्षण, मेहरगढ़ से जीवन मृत्यु। मेहरगढ़ आपने बताया कि जो अभी आपने देखा था मेहरगढ़ मानचित्र में। चलो दोस्तों, मानचित्र आएगा तो हम आपको बताएंगे मेहरगढ़ कहाँ है। यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इसके बारे में सबसे पहले जो गेहूँ उगाना, हमने पहले अध्याय में पढ़ा था कि सबसे पहले जो गेहूँ उगाना, भेड़ बकरी पालना सीखा। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवर की हड्डियाँ मिली हैं। इनमें हिरण तथा सुअर जैसे जंगली जानवर तथा भेड़ और बकरियों की हड्डियाँ हैं। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। मतलब कैसे घर मिले हैं? चौकोर और आयताकार।
प्रत्येक घर में चार या उससे ज़्यादा कमरे हैं जिनमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम आते होंगे। मृत्यु के बाद सामान्य मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते हैं। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्रें मिली हैं। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी, मतलब मृतक के साथ क्या रखते थे, एक बकरी भी दफनाया गया है। संभवतः इसे पर लोग मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा। ये बता रहे हैं कि मरने के बाद भी लोग जीवन रहते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं और खाते हैं, इसलिए उन्होंने खाने की व्यवस्था की है कि बकरी को भी उनके साथ दफनाया कि मरने के बाद भी अपना खाना पीना साथ रखें। मेहरगढ़ की कब्र का चित्र, क्या तुम बकरी के कंकाल को पहचान सकते हो? शायद ये मानव है, ठीक है, और ये बकरी है, ठीक है। फ्रांस में हम ये भी पढ़ लेते हैं, देखते हैं ये क्या है, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसा नहीं है कि बुक में जो दिया फालतू कुछ नहीं होता है, वो कुछ समझने की चीज़ होती है और उनको पढ़ना जरूर चाहिए, ठीक है। फ्रांस में गुफा में की गई चित्रकारी, अपने एटलस में फ्रांस ढूंढी। यह चित्र फ्रांस के गुफा का है। ये इस प्रयास की खोज लगभग 100 साल पहले 400 छात्रों ने की थी। इस तरह के चित्र लगभग 20,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले के बीच बनाए गए होंगे। इनमें कई जानवरों के चित्र हैं, जिनमें जंगली घोड़े, गाय, भैंस, गेंडा, रेंडियर, बारहसिंगा, सूअरों को गहरे चमकीले रंगों से चित्रित किया गया है। इन रंगों को लोहा या इसको चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से बनाया जाता था। यह संभव है कि इन चित्रों को उत्सवों के अवसर बनाया जाता था या फिर उन्हें शिकारियों द्वारा शिकार पर निकलने से पहले कुछ अनुष्ठानों के लिए बनाया गया होगा। क्या तुम इन्हें बनाने का कोई और कारण बता सकते हो? उपयोगी शब्द, चलो दोस्त पहले ये पढ़ लेते हैं। एक नवपाषाणिक पुरास्थल, एटलस में तुर्की नवपाषाणिक एवं सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में एक चताल हयुक तुर्की में है, जहाँ यहाँ दूर दराज स्थानों से कई चीज़ें लाई जाती थी और उनका प्रयोग किया जाता था, जैसे सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर, लाल सागर की कौड़ियाँ, भूमध्य सागर की सीपियाँ। ध्यान रहे कि उस समय तक पहिए वाले वाहन का विकास नहीं हुआ था। लोग सामान खुद या जानवर पीठ पर लाद कर ले जाया करते थे। उपयोगी शब्द, आखेटक, खाद्य संग्रह, पुरास्थल, उद्योग स्थल, आवासीय स्थल, पुरास्थल, मध्यपाषाण, लघुपाषाण, कृषक, पशुपालन, नवपाषाण, कब्र। कल्पना करो, तुम आज से 12,000 साल पहले पत्थर की एक गुफा में रहते हो। तुम्हारे मामा की एक भीतरी दीवार चित्र बना रहे हो। तुम उनकी सहायता करना चाहते हो। तुम रंग बनाओगे, मतलब ये कल्पना के लिए बच्चों के लिए बताया गया। चलो दोस्तों, हम क्वेश्चन आंसर भी कर लेते हैं साथ साथ। पहला क्वेश्चन है, इन वाक्यों को पूरा करो। पहला है, आखेटक खाद्य संग्रह गुफाओं में इसलिए रहते थे क्यों रहते थे? क्योंकि आखेटक खाद्य संग्रह गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि वहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, घास वाले मैदानों का विकास कब हुआ? कितने साल पहले हुआ? घास वाले मैदानों का विकास लगभग 12,000 साल पहले हुआ था। कितने साल पहले? 12,000 साल, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन था। पहले क्वेश्चन क और ख। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, खेती करने वाले लोग एक ही स्थान पर लंबे समय तक क्यों रहते थे? बताओ। क्योंकि खेती करने वाले लोग एक ही स्थान पर लंबे समय तक रहते थे, क्योंकि पौधे के बीज को बोने के बाद इसे विकसित होने में कुछ समय लगता है। बीज बोने से लेकर पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवर चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने, फसलों के पकने के बाद कटाई से लेकर भंडारण करने तक के लिए लंबे समय की आवश्यकता होती है। इसलिए खेती करने वाले लोग एक ही स्थान पर लंबे समय तक रहते थे, ठीक है दोस्तों। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है, फिर आगे बड़े क्वेश्चन है वो आप मतलब आपने समझा होगा तो आप आराम से एक क्वेश्चन कर लोगे। मैं एक क्वेश्चन और बता देती हूँ आपको।
पुरातत्वविद ऐसा क्यों मानते हैं कि मेहरगढ़ के लोग पहले केवल शिकारी करते थे और बाद में उनके लिए पशुपालन ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया। पुरातत्वविद को मेहरगढ़ की खुदाई के दौरान विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियां मिली, जिनमें सबसे निचले स्तर में विभिन्न तरह के जंगली जानवर जैसे हिरण और सुअर की हड्डियों के अवशेष मिले हैं, जिससे पता चलता है कि मेहरगढ़ के लोग पहले शिकारी थे। वहीं सबसे ऊपरी सतहों में भैंस और बैल जैसे पालतू जानवरों की हड्डियां अवशेष मिले हैं, जिससे पता चलता है कि बाद में इसके लिए पशुपालन ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया होगा। आपको समझ में आ गया होगा कि हम क्वेश्चन 3 तक कर चुके हैं, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा आगे वीडियो करूँगी तो ये वीडियो लंबा हो जाएगा और आपके लिए रिवीजन करने में दिक्कत आएगी। हम एक छोटा से तिथियों के बारे में रिवीजन कर लेते हैं। मध्य पाषाण युग था 12,000 से 10,000 साल पहले। बसने की प्रक्रिया आरंभ कब हुआ था? 12,000 साल पहले। नवपाषाण युग कब हुआ था? 10,000 साल पहले। मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ कब हुआ था? 8,000 साल पहले। तो चलो दोस्तों, हम लेसन को पूरा कर लिए, क्वेश्चन आंसर भी कर लिए, और ये जितने बड़े क्वेश्चन हैं आप खुद करने की कोशिश करना, ठीक है। और कुछ आपको ऐसा लगे कि हाँ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आप 1 बार 2 बार ज़रूर रिवाइज करना, और आपको स्वयं ऐसे लगेगा हाँ मैंने ये लेसन अच्छे से पढ़ लिया है और समझ में भी आ गया। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू।